मैंने सब रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया है। तो मैं जब इंडियन आइडल के उसमें गया था, 30,000 लोग आए थे उस दिन ऑडिशन देने। तो हम लोग सुबह 3:30 बजे से लाइन लगा के खड़े थे और हमारा नंबर आया शाम को 5 बजे। एक चीज से मैं बहुत घबराता हूँ, दैट इज मलयालम। देयर इज 4 टाइप्स ऑफ I don't know. Well, I don't know about others, पर जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी थी पहली बार तब मैं हो गई थी इनकी जबरी फ़ैन। हाय मिर्ची से मैं हूँ यशी और मेरे साथ में आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है नकाश अजीज। कैसे हैं आप? माइंड ब्लोइंग धमाल। शुड आई जस्ट स्टार्ट डूइंग जबरी फ़ैन जबरी फ़ैन हो गई। पर मैंने पहली बार सुना है कि जबरा का जो जेंडर चेंज हुआ है आज, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, जबरी। तो थोड़ा बहुत क्रिएटिव होने की मैं कोशिश करती हूँ और उसके थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं हम लोगों को। ओके, हाउ हैव यू बीन? हाउ थिंग्स आर? 2016 से लेकर के 2024 तक का सफर नकाश का कैसा रहा है अब तक? मतलब इसमें सफर वो वाला सफर है, ट्रैवल वाला, और बाकी सफर कुछ नहीं है। मतलब ये SUFFER वाला सफर नहीं है? बिल्कुल नहीं। इट्स बीन क्वाइट गुड एंड आई थिंक गॉड हैज बीन वेरी काइंड एंड आई गॉट टू वर्क विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम ऑल इंडस्ट्रीज in India, and yeah, I'm only hoping for things to get better. Let's talk about your new song which has released in multiple languages also and the video is absolutely fantastic. एक बहुत ट्रिक क्वेश्चन है वैसे मेरे पास में आपके लिए। उस वीडियो में दोनों मतलब जो लीड्स हैं उनके हाथ में ब्लू मेहंदी क्यों है? लाइक मैंने आलता देखा है, मेहंदी नहीं, वो इंक है। वो ओके, इंक है और वो आई थिंक वो चीज़ उनको जोड़ता है, और जब मैं कोई लेटर डालता हूँ उसमें तब वो और करीब आते हैं। ये उसका पूरा कॉन्सेप्ट है। क्या इस कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत हाथ था नकाश? मेरा हाथ सिर्फ लेटर लिखने में था बस, दैट्स इट। और मैंने अपने हाथ से कुछ एक्टिंग भी की है उसमें, क्योंकि शूट के दौरान ऐसा हो रहा था कि वो कैमरा ऐसे रखते थे और मेरा हाथ पे ही फोकस होता था सिर्फ, और मेरे हाथ से बहुत एक्टिंग करवाया उन्होंने। तो मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की है, तो बस उतना ही हाथ था मेरा। बाकी कोयल जो अरिजीत की बेटर हाफ है, और हमारा इन्होंने वीडियो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है और उनका थॉट है पूरा। हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया ऑफ दिस सॉन्ग कि ये करना है मुझे? सो द फर्स्ट टाइम अरिजीत एंड आई स्पोक अबाउट डूइंग समथिंग टुगेदर फॉर हिज चैनल, ही टोल्ड मी दैट ही इज लुकिंग फॉर समथिंग इन अ commercial space, so he left it on me ki what do you think, what you should make. I am known for my 6/8 numbers. I don't know, you understand 6/8? 6/8 numbers मतलब? So 6/8 is a time signature. Okay. So it goes like, oh, okay. So that's the time signature. So I'm very much well known for those kind of songs, so I thought I will keep that. I'll keep that time signature. But I will also do an ode to the 90s. Okay. क्योंकि इन द 90s देयर यूज्ड टू बी रोमांटिक सॉन्ग्स इन दैट टाइम सिग्नेचर। अभी तो क्या वो छपरी गाने ज्यादा होते हैं जो मैं गाता हूँ। नहीं, और वो छपरी नहीं है, वो अलग जॉनरा है, ये अलग जॉनरा है। हाँ। तो जैसे घूंघट की आड़ से दिलबर का, और या धीरे धीरे प्यार को, सो रोमांटिक सॉन्ग्स होते थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहूँगा, बट आई वांट टू रीपैकेज इट इन अ न्यू साउंड एंड try out few things, you know, छोटा मोटा यहाँ वहाँ, थोड़ा you know नमक 2 चम्मच ज़्यादा डाल दिया, कम कर दिया, इलायची डाल दिया, ऐसा ये सारी चीज़ें। तो उस हिसाब से कुछ प्रोड्यूस किया मैंने। okay. और जब मैंने ये अरिजीत को प्ले किया तो he was also on board very immediately. मैंने तो जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट उसको ये भेजा कि क्या लग रहा है बता मेरे को। तो जब उसने उसमें कॉन्फिडेंस दिखाया तो देन वी वेंट ऑल आउट। बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप गाना गाते हो, right. आपकी वर्सेटैलिटी का राज क्या है नकाश? कैसे लर्न कर लेते हो इतनी जल्दी लैंग्वेजेस? ग्रोइंग अप मैंने बहुत तमिल म्यूजिक सुना है। मैंने रहमान सर का बहुत म्यूजिक कंज्यूम किया है, राइट फ्रॉम रोजा। और मुझे ऐसी हैबिट हो गई थी कि मैं जो तमिल फोनेटिक्स हैं उसको मैं याद कर लेता था एज अ किड। तो मुझे पता नहीं होता था मैं क्या गा रहा हूँ, बट मैं तमिल गाने गा देता था। और मेरे बिल्डिंग में भी एक मेरे दोस्त थे जो मुझसे उम्र में 20-25 साल बड़े थे, तो वो बहुत चेन्नई ट्रैवल करते थे अपने काम के सिलसिले में। तो वो लेकर आते थे कभी कुछ कैसेट,
तो मुझे पता चला कि ही कीप्स गोइंग टू चेन्नई। तो मैं उनको बोलता था कि आप मेरे को अपना वो जो भी आप कैसेट ला रहे हो मुझे भी दे दीजिए, मैं आपको कॉपी करके दे दूंगा। तो वो डेक होता है ना जिसमें 2 इधर रिकॉर्ड होता है वैसा वो मैं करता था। और मेरे पास एक कैसेट होता था 90 मिनट्स का, तो उसमें मैंने सब भर के रखे थे गाने। आई थिंक दैट रियली हेल्प्स मी टुडे एंड इट्स सबकॉन्शियसली हैपनिंग। मतलब आई डोंट नो व्हाट आई एम सिंगिंग, आई आस्क देम द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग। जैसे एक लाइन डब हो रही है तो मैं पूछ लेता हूँ इसका मीनिंग क्या है, और अगर इसमें कोई वर्ड है जिसको मैं लाइक अगर मैं तुझे दिल देना चाहता हूँ ऐसा कोई लाइन है तो मैं नहीं करूँगा, मैं तुझे दिल देना चाहता हूँ उस पे, तो मैं पूछ लेता हूँ इसमें दिल कौन सा वर्ड है, तो और फिर उस हिसाब से मैं उसको इंटोनेट करता हूँ। बहुत फटाफट आपको याद हो जाती थे लिरिक्स बचपन में। तो एकेडमिक्स में कैसे थे नकाश? मैं पढ़ाई में चाटे क्लासेस का नंबर 1 स्टूडेंट था मैं। वो वाले चाटे जो मुंह पे पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मतलब जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि हाँ अभी ये गाना याद करवा दो तो बहुत फटाफट इसके लिरिक्स याद हो जाएंगे, ऐसे मेरे घर पे बिल्कुल नहीं था। मतलब अगर मैं गाना याद कर लूँ तो बहुत खुश होते थे मेरे घर वाले कि चलो इसको गाना याद हो गया, क्योंकि मैं बचपन से ही कॉम्पिटिशन्स वगैरह में ये जो टेलीविज़न कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें मैं जाने लग गया था। और उधर तो क्या है, आपको दिन के 3 गाने तो याद करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आप जब शूट होता है तो दिन के आपको 3 परफॉर्मेंसेस 3 राउंड तो वो याद करना पड़ता था। तो खुश होते थे वो लोग। किसी ऐसे पॉपुलर रियलिटी शो में आपने पहले पार्टिसिपेट किया है एज अ किड? मैंने सब रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया है। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? अंताक्षरी, सारेगामा या इंडियन आइडल, फेम गुरुकुल की ऑडिशन में भी गया, जिसमें अरिजीत भी थे। राइट, बट अरिजीत फर्स्ट सीजन में था, मैं सेकंड सीजन के उसमें गया था। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब आई थिंक एक तो इंसान बहुत पेशेंस सीख जाता है, क्योंकि पहले ही आपको एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो मैं जब इंडियन आइडल के उसमें गया था तब ये लाइन वाला ट्रेंड शुरू हुआ था जस्ट, तो 30,000 लोग आए थे उस दिन ऑडिशन देने, और वो भी एक दिन में। तो हम लोग सुबह 3:30 बजे से लाइन लगा के खड़े थे, और अब सुबह 3:30 बजे से लाइन लगा के खड़े थे और हमारा नंबर आया शाम को 5 बजे अगले दिन। सो मोर देन 12 आवर्स यू आर इन द लाइन। और जब तक वो मौका आया गाने का तब तक गला पूरा बैठ चुका है, बिकॉज यू आर नॉट रेस्टेड, यू आर नॉट स्लेप्ट। बट फिर जैसे ही अंदर गए और हमारे जजेस जो थे सोनू जी, अन्नू जी और फराह खान, दे वर द जजेस बैक देन, तो उनको देख के वापस एनर्जी आ गई। और एक प्री ऑडिशंस भी होता था वैसे, उसके पहले एक 3 राउंड होते थे, तो वो तो खैर कैसे ना कैसे निकल गया वो, क्योंकि उसमें अलग लोग होते जज करने के लिए, नोन एज कास्टिंग डायरेक्टर्स आई बिलीव, आई एम नॉट टू श्योर ऑफ व्हाट दे आर कॉल्ड। सो बेसिकली जो टैलेंट लेकर के आते हैं, या बेसिकली वो लोग देखते हैं कि हाँ ये इसका कुछ नमूना बन सकता है, या ये बहुत अच्छा गा रहा है तो इसको भी रख लो। then you know then only they would forward it to the next part, which is the main judges round. So wo sab hua and fortunately I got through, and but I got out also very early. But I think that is something that motivated me to push myself even more. Which was that one turning point in your life which actually made you decide के मुझे और किसी भी प्रोफेशन में एंटर नहीं करना है, मैं गाना गाऊंगा, भले ही मुझे अभी एक टाइम के लिए सक्सेस नहीं मिल रही है पर मैं यही करूंगा? मैंने 2 महीने कॉल सेंटर में काम किया था जब मैं 12th पास आउट किया मैंने। तब ऐसा हो गया था, एक ट्रेंड चल गया था मेरे फ्रेंड सर्कल में कि सब लोग अपनी गर्मी की छुट्टियों में कॉल सेंटर में जाके इंटरव्यूज दे रहे थे। तो मैं भी चला गया, और एक बहुत ही बड़ा कॉल सेंटर था। मतलब उसमें अगर जॉब लग गई किसी को, इट वाज कॉल्ड 3 ग्लोबल सर्विसेज। तो वहाँ पर पार्टियां बहुत होती थी। तो हम लोग बहुत सुनते थे कि इधर बहुत अच्छा कॉल सेंटर है, इधर बहुत पार्टी होता है। जहाँ पर भी जाओ, कोई रेस्टोरेंट में आप बोलो कि आप इस कंपनी में काम करते हो तो यू गेट डिस्काउंट्स। तो एवरीबडी वांटेड टू बी इन दैट। आई वेंट देयर एंड आई गॉट रिजेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड ओनली। सो आई वाज सो हार्ट ब्रोकन। आई वाज लाइक नहीं यार, ये तो क्रैक करना ही है कॉल सेंटर। फिर मैं 2-3 जगह और इंटरव्यू दिया, देन आई गॉट थ्रू फाइनली, देन आई वर्कड इन अ कॉल सेंटर। बट second month only na, I just started missing music, and then I just thought, you know, this should not be the keyboard in front of me, I should have that you know जिसमें गाने बजते हैं वो कीबोर्ड होना चाहिए मेरे सामने. That's when I decided to just
do this, then I started participating in college competitions, and yeah, then तो there was no stopping. सबसे हार्ड फेज क्या रहा है आपकी लाइफ का when you were trying to make it as a singer? I think I had a lot of hopes from this Indian Idol reality show. Okay. I really worked hard. मतलब मैंने कभी अपनी लाइफ में इतना रियाज नहीं किया था till that point, जितना मैंने उसके प्रेपरेशन के लिए किया. And to get out of, to be eliminated so soon from that show was very heartbreaking, because I got out on my father's birthday. And since my father also into music, Yeah, and you know, Shokia, Yeah. so that was a very tough day. That was in particular the only thing I can remember. उसके बाद में ना we used to meet a lot, all us contestants from Saregama and Indian Idol. We used to have a lot of get-togethers, a lot of gatherings, a lot of dinner parties. So I just thought I should, maybe I should just pursue music production because that was happening at the same time, So I thought it is better that I focus on this, and I'll work with my friends who are good singers. So हाँ, मैंने तो 2-3 साल I stopped singing totally, and I used to only sing scratches and just for composing tunes and stuff. And suddenly I don't know, God has other plans. मतलब एक But there's not been ऐसा difficult time, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ मतलब जो है ना, सिचुएशन को देख लो, बेसिकली उसमें से क्या पॉजिटिव आपको क्या दिख रहा है. लाइक इवन इफ आई एम नॉट सिंगिंग, I like to just be a part of music, because that's how I have, even in my career, fortunately I had those kind of mentors, like Rahman sir and Pritam da, जिनके साथ काम करके I learned कि just to be a part of something and, try and make it big, make that song better, make that film better. So that is what I learned. रहमान सर और प्रीतम दा के साथ में आपने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है, पर अगर आप दूसरे कंपोजर्स के साथ में जब काम करते हैं तो क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको अनलर्न करनी पड़ी? I think it happens on a daily basis, because when you're singing for some other person, उनका एक विजन होता है, so you have to be so prepared, and I think that's why we are professional, professionals in this field. So you have to be able to adapt to the kind of melody and to the kind of lyrics. Even in, like, kal ki baat hai, I was actually singing a Nepali song. No, I was only singing a Nepali song because I want to explore that. I want to put myself in that, out of my comfort zone. It's a very different language. It's not something जो हम लोग on a daily basis सुनते हैं हमारे आसपास. तो it makes you only sharper. एक चीज से मैं बहुत घबराता हूँ, that is Malayalam. I think that's just Is it because of the language, or the composers are a little tough to impress when you're singing with them? No, I think it's more of the language, because उसमें आपको ऐसे words बोलने पड़ते हैं जो I think there's 4 types of la in Malayalam. 4 types of la? Like la, I don't know. There's all kind. Are you Malayali? No. Okay. Talking about many feathers in your cap, Pushpa 2 का गाना रिलीज हो चुका है, and it is so क्या बात fab. है. It is so fab. Like, you can literally feel the energy आउट ऑफ योर स्क्रीन, चाहे आपका स्क्रीन कितना ही छोटा क्यों ना हो, बट वो एनर्जी एकदम बाहर आ रही है उसके. टेल अस अबाउट द मेकिंग ऑफ द सॉन्ग, हाउ इट हैपेंड, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज वर देयर इन द स्टूडियो व्हेन यू गाइस वर वर्किंग ऑन द सॉन्ग? सो आई सडनली गेट अ कॉल फ्रॉम देवीश्री प्रसाद, who's the music composer, and उसके पहले मुझे इतना लोग पूछ रहे थे, जब से द प्रोमो हैज बीन ड्रॉप्ड, एवरीबडी वाज आस्किंग मी के हैव यू सung anything in Pushpa, have you sung anything in Pushpa 2? So I used to just tell them, I haven't. And but सच में बता रहा हूँ कि एक छोटी सी चुभन होती थी दिल में कि अरे यार Pushpa 2, you have to be associated with it, right? Because it's such I really like the first part, and I never in my wildest dreams imagined that a Telugu song would become popular globally. So that happened, and so I was on vacation with my wife and kid in Dubai, and I get a call, and Devi had called me for recording the song, and when I reached, it was Pushpa, and I was quite excited. And in the Hindi version, I'm
sharing the song with Mika Paji. Yeah. So that's another plus. Yeah. And I've sung the Tamil, Telugu and Hindi version. You must be feeling on top of the world. No, it feels great to be a part of Pushpa Yeah. in particular Yeah. because I think it's very close to my heart, that film. And I really feel great for even the music composer Devi Shri Prasad because I think he has infectious energy. We recorded this song from 7 to 4 a.m. in the morning, the versions, all the versions, and it was good fun designing the whole song with him. आपने पुष्पा 2 मतलब कॉन्कर कर लिया है. उसके पहले आपने शाहरुख खान के लिए गाना गाया है, आपने सलमान खान के लिए गाना गाया है. क्या कभी इन दोनों खान्स के साथ में क्लोजली एसोसिएशन हुआ है वाइल रिकॉर्डिंग द सॉन्ग फॉर देम? Never. नेवर. मैं शाहरुख खान आए नहीं कभी आपके पास में ये बताने के लिए कि बेटा ऐसे ऐसे चाहिए हमको? Because we ऐसा as तो fans, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, but we as fans we hear lot of rumors that you know they sit for the recordings, like Amir sits for so many song की recordings, and कभी कभार भाई भी आ जाते हैं recording के दौरान बताने के लिए कि मुझे ऐसा flavor चाहिए. तो कभी ऐसा हुआ है नकाश के साथ में? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट हाँ, शाहरुख खान साहब was kind enough. He met me once after the Jabra fan release. Because that has become an anthem. Yeah. So thanks to God for that. So he met me after the song released, and he was kind enough to tell me that because you sang it like that, I could bring in so much energy. He's just being modest, but those words of his really motivated me a lot, and I was like so happy कि आप इतने बड़े स्टार हो, आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी मुझे वैसे, बट फिर भी आपने ये बोला तो थैंक्स. अच्छा लगा. यस, बहुत अच्छा लगा. अच्छा, ऐसे कौन से 80s के एक्टर हैं जिनके लिए आप प्लेबैक करना चाहोगे, और अभी रिसेंट टाइम के कौन से एक्टर हैं जिनके लिए आप प्लेबैक करना चाहोगे? I would love to sing for मिथुन चक्रवर्ती. अरे Why not? 3 ऐसे गिल्टी प्लेजर वाले गाने बताओ जो कि नकाश सुनते हैं बट ज़्यादा किसी को पता नहीं, या फिर किसी को अब तक पता ही नहीं है. मेरा एक एल्बम है जो मैं बहुत लाइक जब कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बढ़िया सुनते तो घोस्ट स्टोरीज बाय कोल्डप्ले एक एल्बम है, और उसके अलावा एक दादा का गाना है फिर वही, और फिर रहमान सर का कुछ भी. थैंक यू सो मच नकाश फॉर बीइंग हियर. मिर्ची के स्टूडियोज़ में आप आए और हमें बहुत अच्छा लगा, और हम आपके जबरे फ़ैन हो गए. इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड वांट टू टेल योर फैंस थ्रू मिर्ची प्लस? जस्ट कीप सेंडिंग ऑल योर लव. सारे गानों को इतना ही प्यार देते रहें आप, और जो हम इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी कर रहे हैं वो भी आप सुनिए, गिव इट अ ट्राई. एक बार में नहीं अच्छा लग रहा है तो दूसरी बार सुनिए, दूसरी बार में अच्छा नहीं लग रहा है तो तीसरी बार सुनिए, तीसरी बार सुनने पर भी अच्छा नहीं लग रहा है तो चौथी बार सुनिए, 5वीं बार में अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कुछ और सुनिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो आई थिंक आप ये सुनना कंटिन्यू करें, और हम आपको अच्छा म्यूज़िक ही देने की कोशिश करते हैं.